तो आपकी इस क्रिएशन वाली फील्ड में आपकी जीवन संगिनी का किस तरह का योगदान आपको मिला है? देखिए, मैं अगर बहुत लाइट मोड में कहूँ, अगर आपको व्यवधान नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। वो अवरोध नहीं है तो सहयोग है। सहयोग है। तो मुझे बिल्कुल अवरोध नहीं मिलता। और एक बात और बताऊँ, मैं हमेशा अपनी पहली कविता जब भी लिखता हूँ, मैं अपनी वाइफ को ही सुनाता हूँ। अच्छा लेकिन कभी भी मेरी कविता मेरी वाइफ प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुनती है। अच्छा वो अच्छा। कहती है कि इतना संवेदनशील होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी तो वो हमेशा फोन पे सुनती है अच्छा। हमेशा। ताकि मतलब आप उनकी वेदना को उस समझ वेदना को नहीं देखो, हम लोग हमारे बच्चे भी मेरी कविता सुन के भाग जाते हैं, जी जी। क्योंकि वो कहते हैं कि इतना संवेदनशीलता है उसमें कि हर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे रेलवे के अधिकारी से जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी हैं, साथ इसके साथ ही उनके पास मल्टी फ्लेवर्ड व्यक्तित्व के वो मालिक हैं। चलिए मिलते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। श्रीवास्तव जी, मैंने ये उल्लेख किया कि आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो मैं पायदान वाइज पूछूंगा। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, कहाँ आप जन्मे और कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। खैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपके मार्फत से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और समाज में मुझे लोग जानेंगे। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के में गोरखपुर के पास में एक पिपराइट शुगर फैक्ट्री है, वहाँ से हुई। और फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हुए हमने इंजीनियरिंग किया और फिर रेलवेज में ये ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। और किस सन में आप आए रेलवे? रेलवे में मैं आ गया था 1989 में आ गया था। और उसके बाद से बहुत सारे पायदान, बहुत सारे ट्रांसफर्स तो रेलवे का दस्तूर है। जी हाँ, लेते हुए फिर मैं इस वक्त यहाँ पे CWM मुख्य कारखाना प्रबंधक झांसी वैगन वर्कशॉप में हूँ, जो एशिया का ऐसा माना जाता है सबसे बड़ा वर्कशॉप है। और साहित्य से जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, कोई बहुत मेरा लिंक नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य मेरे जहन में है, मेरे आत्मा में है, मेरे खून में है। और ये मुझे अपने फादर, जिन्हें हम बाबू जी कहते थे, उनसे मिला। विरासत में मिला। जी बिल्कुल, मेरा सच्ची। और ये भी कहा जाए कि DNA में था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एकदम से बिल्कुल सही बात आपने। तो कब से आपके मन में साहित्य के प्रति, क्योंकि आपका जो काम है वो सब टेक्नोलॉजी से है और आपका सारा और ये जो साहित्य पक्ष है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये कैसे मतलब मैच किया और कैसे आपने उसको संजो के रखा? हाँ, जैसा मैंने बताया कि ये मेरे खून में ही है, बिकॉज मेरे फादर बहुत अच्छे साहित्यकार थे। क्या सुनना? और उनका नाम था बांके बिहारी श्रीवास्तव निराश। निराश की पदवी उनको उस समय महादेवी वर्मा जी से मिला था। अच्छा, कुछ अटपटा सा पदवी है। हाँ, क्योंकि फादर की उस समय जो कविताएं थी, जो उपन्यास थे, वो कुछ निराशा से विषाद से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनको निराश की पदवी मिली थी। और वो फादर बताते थे, फादर का इंतकाल हुए काफ़ी साल हो गए, बताते थे कि कुछ समय उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के साथ भी एक रूम में रहे थे। तो वो साहित्य मुझे लगता है कि मेरे खून में आया और बहुत स्वतः, मतलब मुझे इसके लिए कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मैं मेहनत करके लिखता भी नहीं। मेरे पास जब विचार आता है मैं बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ। आप उत्पादन नहीं, सृजन करते हैं। एकदम सृजन करता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं अगर अपनी कोई साहित्य रचता हूँ, कोई कविता रचता हूँ, मैं उसमें कोई सुधार भी नहीं करता हूँ। अच्छा, एक बार में जो लिख देता हूँ वो मेरी कविता होती है, उसमें कोई सुधार नहीं करता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये तो वो एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है। श्रीवास्तव जी, अब तक आपने मतलब कितनी कविताएं लिखी होंगी अंदाजन? कविताएं तो बहुत लिखी हैं, जो 3 बुक्स मेरी जो पब्लिश हुई है, तो ये तीनों बुक्स में मिला करके मतलब ऐसे तो मुझे लगता है कविताएं 200-250 से ऊपर होंगी। तो उन किताबों का भी उल्लेख कीजिए, किस किस नाम से जी, पुस्तकें हैं? मेरी पहली जो कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी वो जबलपुर में सारंग प्रकाशन से हुई थी।
और उस कविता का जो शीर्षक था, कविता संग्रह का जो नाम था वो बाबूजी था, जो फादर के इंतकाल होने के बाद ही वो प्रकाशित हुई थी। तो मैंने इसलिए उस कविता का, जो पहली कविता भी थी वो बाबूजी के नाम से ही थी, तो इसलिए कविता का जो शीर्षक था मैंने बाबूजी रखा था। लोगों ने मुझे, मैं जस्ट बताता चलूँ कि सजेस्ट किया था कि बाबूजी अपभ्रंश है और वास्तव शब्द जो है वो बाबूजी है, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं चूंकि मैं अपने फादर को बाबूजी बोलचाल में था जी, तो मैंने उस कविता संग्रह का नाम बाबूजी रखा। उसके बाद एक कविता संग्रह और प्रकाशित हुई मेरी, जो 3 कवियों का एक संकलन था, जिसमें एक मैं था। तो वो कविता भी जबलपुर से प्रकाशित हुई थी, सांझ सारंग जी। और उसके बाद एक तीसरी कविता संग्रह जो 1 साल पहले आई थी, मौन के अनुनाद से भरा मैं। हम चाहेंगे उसका मुख्य प्रश्न दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये कविता संग्रह बहुत अच्छे प्रकाशक ने प्रकाशित किया था, दिल्ली की हिंद युग में एक प्रकाशन है, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था, और ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है जी। शास्त्री जी, मैं पीछे वापस आता हूँ। मुझे आप बाबूजी की जो आपने कविता बताई है, अगर उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको याद हो तो सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं और कवियों को जो कहता हूँ कि हर कवि ये चाहता है कि उसकी कविताएं सब लोग सुनाएं, याद करें, और कवि खुद अपनी कविता याद नहीं रखता है। तो मुझे निश्चित तौर मुझे लगता है कि मेरी सारी कविताएं मुझे याद है। ये गौरव की बात है। तो मुझे सारी कविताएं मुझे याद है, और ये कविता जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कविता मैंने एक बार सुरेंद्र शर्मा जी के साथ, मैं पहले मंचों पे जाया करता था। अच्छा। बहुत मैंने मंचों पे कविताएं पढ़ी हैं, कवि सम्मेलन में, और सुरेंद्र शर्मा जी के साथ मैं था, और ये जबलपुर में ही कवि सम्मेलन था। तो इसमें मैंने जब कविता पढ़ी थी तो उन्होंने मंच पे आके कहा था कि छंदमुक्त कविताओं को कोई मंच पे लेकर के आ रहा है तो मुझे लगता है कि वजह श्रीवास्तव है। तो ये सुरेंद्र शर्मा जी से मुझे एक बड़ी अच्छी एक बात मिली थी। तो ये कविता बाबूजी मैंने तब लिखी थी। उसकी कुछ पंक्ति जी, छोटी कविता, मैं पूरी कविता सुना देता हूँ। आपने देखा हर कविता की एक कविता यात्रा होती है जी, और मैंने आपको बताया कि मैं कविता बिल्कुल सोच के नहीं लिखता हूँ। तो ये क्या हुआ कि मेरे फादर बाबूजी एक्सपायर हुए थे, इंतकाल हुआ था उनको, और पूरी कुछ मेरे ख्याल से 2-1 महीने हुए थे जी, 2 महीने या 3 महीने हुए थे। मेरी बड़ी डॉटर जी, उस वक्त पहली डॉटर थी जो करीब 6 साल की थी जी। तो मैं शेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, और मेरी बेटी पीछे खड़ा होकर मुझे देख रही थी, और उसने मेरे से पूछा तो डैडी क्या कर रहे हो। अब देखिए यहाँ से कविता बनती है कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में। जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी झाग लगा था। देखिए, छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता में आप देखेंगे कि जनरेशन गैप, और फिर जब आप थोड़े से बूढ़े होने लगते हैं, आपका एज निकल जाता है, मिडिल एज में आते हैं, तो आप अपने बाबूजी की तरह कैसे बिहेव करने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता है। ये स्वतः होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी आवाज़ आपके फादर की तरह मिलने लगी, आप उनका जो खाना था वो पसंद करने लगे। तो देखें कविता की, दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में। जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी झाग लगा दो ना। और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की और गूंज सुनाई दी। मुझे याद आया कि यही सवाल मैंने अपने फादर से, अपने बाबूजी से ऐसे ही किया था। और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की सुनाई दी मुझे, और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। आंखों के छोर से, आंसू के रूप में आंखों के छोर से याद आ गया। अब देखिए बाबूजी का चित्र बना रहा हूँ कि आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना, और हम सब पर बेदक कर पूछना, बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। जनरल कि बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। और आज मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर, अरे डैडी तुम कैसे लगने लगे हो। अब देखिए बाबूजी का मैंने मतलब
कि आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना और हम सब कर बितक कर पूछना, बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। और आज मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर, अरे यार डैडी तुम कैसे लगने लगे हो, अरे यार डैडी तुम कैसे लगने लगे हो, तो टिका रही है, जल्दी सोने लगे हो, जल्दी उठने लगे हो, बहुत टोकने लगे हो, बहुत डांटने लगे हो, बहुत पढ़ने लगे हो, बहुत पढ़ाने लगे हो। तो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा जो गोया कह रहा हो, बाबूजी और कोई नहीं, ये मैं ही तो हूं। तो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा जो गोया कह रहा हो, बाबूजी और कोई नहीं, ये मैं ही तो हूँ। और देखिए अंतिम लाइन दे रहा हूँ, और गोया बाबूजी और कोई नहीं, ये मैं ही तो हूँ। और शरीर में कौंध गई बिजली उस आग की, और शरीर में कौंध गई बिजली उस आग की जो फैल गई थी बाबूजी के जिस्म पर शमशान में, और मैंने जिसे आंसुओं के समंदर में भिगो कर भुला दिया था, और मैंने जिसे आंसुओं के समंदर में भिगो कर भुला दिया था। शास्त्री जी, जब आपने बातचीत में भी बताया कि आप मंचिए कभी भी रहे, तो कहाँ कहाँ आपकी कविताओं को पाठकों ने सुना और सराहा? बहुत जगह मैं गया, और पहले बहुत कवि सम्मेलन में जाता था मैं, और उसमें आपको बताऊं कि मैहर में एक संस्था है जो कीर्तिमान संस्था के नाम से है, और वो हर साल एक कवि सम्मेलन करती है, और ऐसा माना जाता है कि देश का बड़ा कवि अगर उस मंच पे नहीं गया तो बड़ा कवि नहीं है। और उस ऐसे मानक है उनके, ऐसे मानक है उनके। मतलब मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऐसा कवि हो जो वहाँ नहीं जाता और जाना ना चाहता हो। उस कीर्तिमान संस्था पे मैं 3 साल लगातार गया, और मुझे लगता है कि उस आज भी जो मंच पे स्थापित कवि हैं, कोई ऐसा कवि नहीं है जिसके साथ मैंने कवि सम्मेलन में भाग न लिया हो। मंच कवि में विष्णु सक्सेना जी हो गए, सुरेश शर्मा जी हो गए, और भी बहुत सारे साथ हैं। जी जी। तो मैं ये मानूं कि लगभग आपने 2-3 दर्जन से ज़्यादा मंच पे आपने शेयर जी किया। जी बिल्कुल। दिल्ली गया, फिर मैं IITs में गया, तो बहुत सारे से। अब यहाँ एक विरोधाभास है, क्योंकि आप इतने व्यस्त और रेलवे के काम में भी रहते हैं, तो इसके लिए समय कैसे निकाला आपने? देख, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आपका दिशा और दशा विपरीत है। देखिए अब मंचों पे जाना तो अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे पास समय निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन कविता लिखने के लिए बिल्कुल कभी समय की जरूरत नहीं पड़ती है। कविताएं ऐसे आती हैं और ऐसे लिख दिया जाता है। जी। कभी मैं सोता हूँ, मेरे पिलो तकिए के नीचे पेपर रहता है, और अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है तुरंत नोट कर देता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक उदाहरण दूँ, कि इसी वर्कशॉप में एक पिछले साल की बात है, बारिश हुई और बारिश से पानी भर गया था, जल भरा था वर्कशॉप में। जी। मैं वहाँ गया और मैं लोगों को बता रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। मैं निरीक्षण करने गया था वहाँ पे, और देखिए मेरे दिमाग में बात क्या आई, मतलब कवि कैसे सोचता है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि दिस इज द एबनॉर्मलिटी ऑफ द माइंड। कवियों के लिए मैं मानता हूँ कि ये दिमाग मतलब नॉर्मल नहीं होता है, वहाँ क्योंकि सोचते हैं, वहाँ जहाँ सोचते अलग हैं। अब देखिए मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पानी का भराव है, और मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ, और मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने लिखा कि छतरी लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए बारिश से। बिल्कुल, छतरी लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए बारिश से, डुबोने वाला पानी तो पैरों से आता है। क्या बात है, बहुत शानदार। तो मुझे लगता है कि कभी भी कविता लिखने के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे पक्ष हैं, हम चाहेंगे उनको भी क्रमवार आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जैसे आपका म्यूजिक पक्ष भी बड़ा सशक्त है। हाँ, ये भी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मुझे ये भगवान से मिला हुआ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मिली है, जिसके लिए मैं उनको शुक्रिया धन्यवाद हमेशा करता रहता हूँ। मैं संगीत से जुड़ा रहा। कब से इस में आपका जुड़ाव स्थायी हुआ? देखिए ये जैसा मैंने बताया कि जैसे साहित्य मेरे खून में है, तो मुझे लगता है संगीत भी मेरे खून में। जी। मेरे घर पे एक पुराना हारमोनियम था, उसको लेकर के मैंने बजाना शुरू किया, देन फ्लूट बजाना शुरू किया, और मैं फिल्मी संगीत बजाता रहा, अच्छे से बजाता रहा। फिर बाद में मैंने थोड़ी सी तालीम ली और क्लासिकल फ्लूट से सीखा। तो इंस्ट्रूमेंट में और वोकल और सिंगिंग में दोनों में थोड़ी बहुत दखल है, क्योंकि बहुत ये तो समुद्र सा है, इसमें आप कितना भी जान लो रूप से बड़ा नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझ है,
वो मेरे पास है। मैं फ्लूट, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, ढोलक, ढोलक, सिंथेसाइजर, जी। तबला, सैक्सोफोन, ये ये सारे सब इंस्ट्रूमेंट बड़े मैं करता हूँ। महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं और आपका ये कहना है कि ये आप सहज रूप से बजा लेते हैं। एकदम सहज रूप से, एकदम सहज रूप से। अब मैं बताऊं, मुझे कभी नोटेशंस कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लासिकल भी मैं कई बार ऐसा होता है कि मुझे मतलब सुन के पता चल जाता है कि क्या है, कैसे है। तो ये मेरे अंदर बहुत, मैं स्वाभाविक रूप से इसको बजाता हूँ और मुझे लगता है ठीक से बजाता हूँ। तो इसका उपयोग विभाग में भी हुआ, क्योंकि विभाग का फ्लेवर अलग है और आपका ये तो अलौकिक है ही। नहीं, विभाग का फ्लेवर बिल्कुल अलग नहीं होता। देखिए, अगर आप संवेदनशील हैं तो मुझे लगता है विभाग भी बहुत संवेदनशीलता से चलता है और बहुत ये एक पॉजिटिव पक्ष होता है और बहुत हेल्प करता है। क्योंकि फिर आप क्या होता है कि आप जो आपके अधीनस्थ स्टाफ है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपने उनको समझ लिया और उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया तो मुझे लगता है काम करना आसान हो जाता है। मतलब रिश्तों में सेतु बन जाता है। रिश्तों में बिल्कुल सेतु बन जाता है और आप समझते हैं और आप अपनी बात समझा पाते हैं, जी। तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है ये दोनों पक्ष एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे जी अब हम आपके परिवार पे आते हैं, जी। आपके परिवार में कौन कौन है? और देखिए, फादर मदर अब दोनों नहीं रहे, और हम लोग कुल 3 ब्रदर हैं और 3 सिस्टर हैं। तो मैं ब्रदर्स में सबसे छोटा हूँ और 2 सिस्टर मेरे से बड़ी और एक छोटी है। और आपका अपना खुद का परिवार? और मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बड़ी बेटी जिसके मैंने जिक्र अपनी कविता में किया था, वो MBBS भी उसने कंप्लीट किया है। जो छोटी बेटी है उसने MBBS अभी सपना मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ज्वाइन किया है और बेटा भी 9th में। ये सवाल जो मैं पूछने अब जा रहा हूँ, ये सहज रचनाकारों से पूछा ही जाता है। कहते हैं कि आपके क्रिएशन के पीछे किसका हाथ है, और जीवन संगनी का उल्लेख करना इस इंटरव्यू में ज़रूरी भी है। तो आपकी इस क्रिएशन वाली फील्ड में आपकी जीवन संगनी का किस तरह का योगदान आपको मिला है? देखिए, मैं अगर बहुत लाइट मोड में कहूँ, अगर आपको व्यवधान नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। वो अवरोध नहीं है तो सही हो गया। सही हो गया। तो मुझे बिल्कुल अवरोध नहीं मिलता। और एक बात और बताऊँ, मैं हमेशा अपनी पहली कविता जब भी लिखता हूँ मैं अपनी वाइफ को ही सुनाता हूँ। अच्छा। लेकिन कभी भी मेरी कविता मेरी वाइफ प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुनती है। अच्छा। वो कहती है कि इतना संवेदनशील होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, जी। तो वो हमेशा फोन पे सुनती है। अच्छा, हमेशा। ताकि मतलब आप उनकी वेदना को उस समझ वेदना को नहीं, देखो, हम लोग, हमारे बच्चे भी मेरी कविता सुन के भाग जाते हैं, जी। क्योंकि वो कहते हैं कि इतना संवेदनशीलता है उसमें कि हर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सही लगता है। वैसे जी मैं चाहूँगा कि आपकी ये जो पुस्तक है मौन के अनुनाद से भरा मैं, इसमें अगर कोई आपको लगता है कोई ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों को मुनासिब लगे तो आप सुनाइएगा उसकी कुछ पंक्ति। देखिए, मैंने जो आपको कविता सुनाई इसी से जुड़ी, मतलब इसी ऑरा की एक कविता मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। अब फादर मेरे एक्सपायर हो गए, मेरी अम्मा मदर जिसे हम अम्मा बोलते थे, अकेली रह गई हैं। अब देखिए, फिर एक कविता बनती है कि कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन होता है। तरु का सालाना जीवन चक्र, तरु मतलब पेड़। ये कविता है जो मैंने माँ को देर को लिखा, समर्पित किया, और माँ बहुत बुजुर्ग हो गई थी तब ये कविता हमने लिखी थी कि तरु का सालाना जीवन चक्र, पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीव चढ़ा। तरु का सालाना जीवन चक्र, पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीव चढ़ाना, और ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। तरु का सालाना जीवन चक्र, पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीव चढ़ाना, ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो, अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो, पहले से ज्यादा गोरी, पहले से ज्यादा छोटी। अम्मा खाना खाओगी, खिला दो। अम्मा पानी पी लो, पी लेती हूँ। अम्मा सो जाओ, सो जाती हूँ। अम्मा उठ जाओ, उठ जाती हूँ। एक आज्ञाकारी गुड़िया सी
एक गठरी सी सोफे पर बैठी मेरी 2 बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी। बस सोफे पर बैठी मेरी 2 बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी माँ। जी करता है भींच लूं कसकर, जी करता है भींच लूं कसकर, ले जाऊं घुमाने टहलाने उंगली पकड़कर और खिलाऊं आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के भोले चेहरे पर कभी कभी उभरती उस आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। एक आज्ञाकारी गुड़िया सी एक गठरी सी सोफे पर बैठी मेरी 2 बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी अम्मा। जी करता है भींच लूं कसकर, ले जाऊं घुमाने टहलाने उंगली पकड़कर और खिलाऊं आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के भोले चेहरे पर उभरती उस आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। ले लूं बलैया न्यौछावर हो जाऊं अब जिसकी आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है, अब जिसकी आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है और दिख जाने पर ठंड पड़ जाती है कलेजे में एक बाप की तरह और मन आशीष देता है माँ मेरी बेटी तो खुश रहे आबाद। यकीनन आपकी कविताओं में वेदना है और जो आपने कहा था कि आपके सुनने वाले जो घर के लोग हैं उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, तो वो ये साबित करती है। श्रीवास्तव जी, आपके आने वाले कलाओं में नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे इस फील्ड में, साहित्यिक म्यूजिक के पार्ट में, जो आपके दिमाग में है और कुछ धमाका करने वाले हो सकते हैं? देखिए साहित्य में कविता तो मेरी एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, ये तो अविराम है। अविराम में चलती रहती है। इसके बाद इसके साथ ही मैं कुछ लघु कहानियों पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। और काफ़ी कुछ कहानियाँ हमने लिख ली हैं। साथ में कुछ और काम मैं अब मुझे लगता है कि ये हमने सोचा है जिस पे अभी हमें बहुत काम करना बचा हुआ है कि मैं बुंदेलखंड की बात, चूँकि यहाँ मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हमने वीरांगना झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। झलकारी बाई अब आप उसकी खुशबू महसूस भी जी, कर रहे हैं। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में बहुत कुछ जाना है। बट मुझे लगता है कि अभी हो सकता है उपलब्ध हो, मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ कि बट बहुत सारे ऐसे उनके साथ के जो लोग थे जिनके बारे में बात नहीं होती है या लोग छुपे लुप्तप्राय है, और मैं उनमें केवल इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें उनके तलवार की भी बात करूँगा, उसमें ढाल की भी बात करूँगा, उनके घोड़े की भी बात करूँगा, उनके साथ जो लोग थे उनके बारे में बात करूँगा। तो मुझे लगता है उसमें एक कुछ काम करने की जरूरत है। तो अनछुए पहलू, अनछुए पहलू को जिसके बारे में किसी ने कभी देखा नहीं जाना नहीं, उनके साथ जो तोपची थे उनकी बात कर रहे हैं और लोग भी जो है, तो उस पर मुझे लगता है कि तात्या टोपे जी उनके साथ थे जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बट ये बहुत शुरुआती ये शोध पर काम है, शोध पर काम है, लेकिन आपके मन में है कि इसमें मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब ये है कि हमारी झांसी आपको रास आ गई। झांसी ऐसी जमीन है जो किसी को रास अगर नहीं आती है तो इंसान नहीं। झांसी तो ऐसी वीर भूमि है, यहाँ तो रास आना ही है। श्रीवास्तव जी, जैसा कि बातचीत में आपने बताया था कि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी रचनाओं को आपने प्रस्तुत किया हुआ है, उसका भी हमारे दर्शकों के साथ उल्लेख किया। हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैं पहले कवि सम्मेलन में बहुत जाता था, साथ में एक टीवी प्रोग्राम वाह भाई वाह होता है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेशन किया है। तो मैं अगर आग्रह करूं तो उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं, वहाँ भी मैंने ये जो 2 कविताएं सुनी, इसके अलावा एक कविता हमने पढ़ी थी, तो मंच तो वो हास्य कवि का है, जी। लेकिन वहाँ पे मुझे इसी तौर पे पेश किया गया था। और एक कविता और उसमें हमने पढ़ी थी जो मेरी बेटियों के ऊपर थी जी, वो एक कविता। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भी हमारे साथ शेयर करें। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि हर कविता की जो हाँ। कविता यात्रा होती है, और मैंने पहले भी कहा कि मैं कविता कभी सोच के नहीं लिखता। जी, तो ये कविता भी देखें कैसे बनती है, और इसमें एक फादर का एक दर्द देखें कि उसके बच्चों का बड़ा होना कितना, क्या कैसे दर्द, एक नई बात जी। है। और कविता तब बनी थी जब मेरी बेटी एक दिन, जैसा हर घर में होता होगा कि जी। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे चलना सीख रहे होते हैं तो बड़ों के स्लीपर चप्पल और जूते पहन के चलते हैं। यस, ये बहुत 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 कॉमन common बात बात, है। बहुत कॉमन बात है। कविता बस देखिए यहाँ से जन्म लेती है कि एक दिन मेरी बेटी मेरा वही बड़ा सा चप्पल पहन के बाहर जा रही थी, तो मैं बार बार उसको मना करता था कि बेटा तुम्हें चोट लग जाएगी, मानती नहीं थी। हम लोग भयभीत रहते हैं। तो जब वो आई और चल के वापस आ गई, वहाँ से कविता बनती है कि जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरी बेटी का मेरा चप्पल पहनकर बाहर जाना, खेल कर बिना गिरे वापस आ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरी बेटी का मेरा चप्पल पहनकर बाहर जाना, खेल कर बिना गिरे वापस आ जाना, अपना बैग खुद रख लेना, अपना होमवर्क खुद कर लेना, और तो और अपनी छोटी बहन को भी होमवर्क करा लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक रचना जिसका आपने जिक्र किया कि मैं और सुनाऊं, तो ये भ्रूण हत्या पे मेरी रचना है जो बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई। एक बेटी वो जब माँ के गर्भ में होती है तो क्या सोचती है, वहां से लेकर मेरी कविता प्रारंभ होती है कि मुझे कभी अच्छा नहीं लगा माँ तेरा मिट्टी खाना, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा माँ तेरा मिट्टी खाना, लेकिन तेरी खाई खटाई से हर बार चटकारती रही मैं अपनी जीभ। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा माँ, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा माँ तेरा मिट्टी खाना, लेकिन तेरी खाई खटाई से हर बार चटकारती रही मैं अपनी जीभ, और तुझे उल्टी होने पर हर बार सहलाया है मैंने तेरा पीठ भीतर से, और तुझे उल्टी होने पर हर बार सहलाया है मैंने तेरा पीठ भीतर से, और तेरी रोटी बेलती आती चूड़ियों की खनक के साथ कई बार झूमी हूं मैं। और बापू खूब पहचानती हूं मैं, खूब पहचानती हूं मैं तेरे हाथ का स्पर्श, और बापू खूब पहचानती हूं मैं तेरे हाथ का स्पर्श, और तेरी उंगली पकड़कर जाने कहां कहां घुम आई हूं मैं। और बापू खूब पहचानती हूं मैं तेरे हाथ का स्पर्श, और तेरी उंगली पकड़कर जाने कहां कहां घूम आई हूं मैं, और कोख के अंदर से ही तेरे कान में चिल्लाकर डराया है मैंने तुम्हें, जब तूने अम्मा के पेट पर कान रखकर मेरी आहट ली है। और कोख के अंदर से ही तेरे कान में चिल्लाकर कई बार डराया है मैंने तुम्हें, जब तूने अम्मा के पेट पर कान रखकर मेरी आहट ली है। और दीदी तेरी गुड़िया की भी शादी का खूब ख्वाब देखा है मैंने, और दीदी तेरी गुड़िया के भी शादी का खूब ख्वाब देखा है मैंने। मन करता था अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तो, मन करता था कि अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तुरंत, पर करती क्या, न पूरा हाथ न पूरा पैर न पूरा सर न पूरी धड़कन, थी तो केवल उमंगों की ऊंची परवाज। मन करता था कि अंधेरे की दुनिया से कूद बाहर आओ तुरंत, पर करती क्या, न पूरा हाथ न पूरा सर न पूरा पैर न पूरा धड़कन, थी तो केवल उमंगों की ऊंची परवाज। फिर जाने क्यों मुझे रोशनी की दुनिया में ले आना यकायक, फिर जाने क्यों मुझे रोशनी की दुनिया में ले आना यकायक। अम्मा तेरी सिसकियां और बापू तेरा जबड़ा भी सुवकना, सब कुछ याद है धुतला धुतला। अम्मा तेरी सिसकियां और बापू तेरा जबड़ा भी सुवकना, सब याद है धुतला धुतला। और फिर कुछ जबरदस्ती हाथों का बाहर निकालना मुझे अधूरे को, और फिर कुछ जबरदस्ती हाथों का बाहर निकालना मुझ अधूरे को, और कुछ जानी पहचानी आवाजों के साथ इस दुनिया से मेरा अंतिम साक्षात्कार अच्छा किया फिर बैठी थी। फिर जाने क्यों कुछ जबरदस्ती हाथों का बाहर निकालना मुझ अधूरे को, और कुछ जानी पहचानी आवाजों के साथ इस दुनिया से मेरा अंतिम साक्षात्कार अच्छा किया फिर बैठी थी। मुझे अफसोस बस इतना था माँ, मुझे अफसोस बस इतना था माँ, काश तेरी गोद में बैठ तेरा दुख बांट पाती। मुझे अफसोस बस इतना था माँ, काश तेरी गोद में बैठ तेरा दुख अपना बांट पाती, और बापू तेरा सर दबा तेरा दर्द अपना बना पाती। मुझे अफसोस बस इतना था माँ, काश तेरी गोद में बैठ तेरा दुख बांट पाती, बापू तेरा सर दबा तेरा दर्द अपना बना पाती, और बहना तेरी गुड़िया की शादी में हम सफर बन पाते। मुझे अफसोस बस इतना था, दे पाती इस जग को अपने पैरों के निशान, दे पाती इस जग को अपने पैरों के निशान, बिखेर जाती खुशबू थोड़ी सी इन फिजाओं में, और छेड़ पाती संगीत अपने नन्हे पैरों के पाजेब से। पर अफसोस बैठ डोली में पिया के घर जाने की जगह उड़ रही अनंत आकाश में आधी अधूरी। पर अफसोस पिया के घर डोली में जाने की जगह उड़ रही हूं अनंत आकाश में आधी अधूरी। बहुत दुखी हूं बापू, बहुत दुखी हूं माँ, अब कभी भी किसी और जन्म की आस नहीं है। बहुत दुखी हूं माँ,
बहुत दुखी हूँ बापू, अब कभी भी किसी और जन्म की आस नहीं है। मत रो माँ, मत रो बापू, फिर भी मुझसे देखा नहीं जाएगा। मत रो माँ, मत रो बापू, मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये दिल जानती हूँ, एक क्षणिक आंसू किसी पुत्र रत्न के आमद में फिर खिल उठेंगे। लेकिन मैं तो बेटी हूं ना, फिर भी बद्दुआ नहीं दूंगी। खुश रहो, फिर भी खुश रहो। वाकई ये दिल को छू लेने वाली आपने कविता सुनाई। बंजारा रवि टच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दी। शास्त्री जी, हमारा जो चैनल है ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपने उसी अंदाज से, जिस अंदाज से आप कविताएँ परोसते हैं, हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों को खास तौर से कुछ संदेश दीजिए। मैं फिर एक अपनी 2 लाइन की एक शेर मैंने लिखा था, उससे मैं अपनी बात शुरू करूँ कि पिछली बारिश की बात है। हमारे ऑफिस के बाहर एक पेड़ गिर गया, तो मैंने एक 2 लाइन लिखी, उससे आप देखें कि बाद में क्या संदेश जाएगा कि पहली बारिश में ही एक पेड़ गिर गया था। तो मैंने लिखा कि पहली बारिश में ही दरख्तों का गिरना अच्छा नहीं लगाया जाए। पहली बारिश में ही दरख्तों का गिरना अच्छा नहीं लगाया जाए। सतही किरदारों का शायद यही अंजाम होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये कि हर युवा को कि अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो किरदार है, उतना मजबूत करे, अपनी जड़ें इतनी ताकत के साथ जमाए कि कोई छोटी मोटी बरसात या तूफानों को हिला ना सके। ये बहुत जरूरी है। तो ये थे यश श्रीवास्तव जी, जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत और खैर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब हमें मौका दिया। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।